Thank you for letting me speak today on the budget. Thank you, Rijijuji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijijuji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो martial art की जो foundation होती है स्पीकर सर, वो grip से शुरू होती है. जब हम शुरुआत करते हैं, हम opponent पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर गिव मी सम. अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए. मैं चेयर पे हूँ. मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए. प्लीज. तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए. चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है. तो हम बजट की बात कर रहा हूं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है. आ रहा हूं तो. अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है. ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं. सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है. और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है. पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है. सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का. ग्रिप से चोक और चोक से टैप. और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है. सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है. सर जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है. सर राजनीति में नहीं दिखती. कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है. तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सर आई वाज लुकिंग एट द इकोनॉमिक सर्वे and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है. द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द चाइनीज, बाय द रशियंस, बाय अदर फोर्सेस. एंड द सेकंड थिंग, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है. मेन थिंग दे आर सेइंग हियर is
that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran. We had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. The dollar is being challenged. The central game, as my friends on the other side understand, is the dollar is being challenged. US supremacy is being challenged. We are moving from a world of one superpower to some new world that really we can't predict. Maybe two superpowers, maybe multiple powers. And it's an unstable world. And that is what you have said in your economic survey, and I agree with it, 100%. At the center of this fight is the concept of AI. Everybody says that we are moving into the era of AI. And I'd like to warn the government that AI is going to have many, many consequences. One consequence of AI is going to be that something that we relied on, the Congress Party and the UPA built, the entire Indian IT industry, companies like Infosys, companies that are at the forefront of information technology are going to struggle. They're going to be challenged. The idea of becoming a software engineer, which is a very popular idea in India, going to be challenged. Lots of our software engineers are going to be replaced by AI. So why I'm saying this is we're moving into a turbulent world, dangerous world. Now, when you move into a dangerous world, what is the first thing that you have to understand? The first thing you have to understand is what are your strengths as a person and as a nation. So I'd like to say to the House here what I think are the strengths of our great country. And I would say that the central strength is our people. 1.4 billion people, brilliant, energetic, dynamic, who can challenge anybody in the world. Biggest strength. But it's not only the people. Because in the 21st century, a very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI. But talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. So let me repeat that. The petrol for AI is data. Meaning if you have AI and you don't have data, you have nothing. If you have AI and you don't have data, you have nothing. Now, which are the two biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We allow more freedom. We allow our people to do more dynamic things. So we have, in fact, more interesting data. What's the second strength? The second strength, and what do you need in difficult times? You need food. Who produces our food? Our kisans produce our food. Our laborers produce our food. This is what gives us strength. This is what allows that data to be produced. This is what allows that brilliance to be generated. And we fought for food security.
Food is abundant today. So that's the second thing. And the third thing, what do you need to run a modern country? You need energy, you need fuel, you need petrol. So these are the three things that need to be protected in turbulent times. Our people and our data, our food supply, the ability to produce food, and our energy system. Now, what's interesting to me is that the budget recognizes these things. The budget recognizes that we are going into a dangerous time, intensifying geopolitical conflict. The budget recognizes that energy and finance are being weaponized all across the world. Dollar is being weaponized, dollar is weakening in value, gold, silver prices are going up. Everybody can see this. But there is nothing in the budget. There's absolutely nothing in the budget that looks into these two issues. There is nothing in the budget about energy and finance weaponization. There is nothing in the budget about the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets, right? And budget is something, of course, that comes once a year. But in parallel to the budget, something new has happened. The US deal. We have made a deal with the United States. Now, one thing I'd like to make very clear, and this is something that is not well understood. In a contest between the United States and China, the single most valuable asset is Indian data. If the Americans want to remain a superpower, please understand what I'm saying. It is very profound what I'm saying. If the Americans want to remain a superpower, and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? Because the Chinese have a data pool of 1.4 billion people. And you can take European data, you can take African data, you can take American data, add it all up. It does not compete with Chinese data. So the real fight that is taking place, I'm saying what is our strength? I'm saying if India is going to go to the table, then what do we put on the table? What do we say? Listen, this is what we put on the table. And what we put on the table, it's beautiful. What we put on the table is our people. Their wisdom, what they do, their likes, dislikes, their imagination, their fear. This suddenly in the 21st century has got value. In the 20th century, it had no value. I remember so many people saying that population is a weight, population is a disaster. No, population is the biggest asset you can have. It's a strength. But it's only a strength if you recognize that data is important. Now, what is surprising to me? What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you.
We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India Alliance government would go there and say, data is our biggest strength. Now let us talk. Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now, what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. Now, let me tell you what is written about data. Our most valuable asset, the thing that is going to transform India in the 21st century, the thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. Second, no, I'll come to that, brother. Second, what have you done on tariffs? At the beginning, %3 was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now, I understand that the people across the aisle here want to protect our country.
I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. Next, textiles. I visited a Gurgaon factory recently, and I asked them what's going on. They said, we are finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead, they're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty, finished. Textile industry, gone. Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for, energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makkah, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Yes, are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. Sir, ashamed is not an abuse. No. There's nothing, in saying, are you not ashamed, there is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, okay, sir, let me speak. Forgotten, I think so. I am saying, Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India?
Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं, नहीं क्यों बोल रहे हैं? I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will not. I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़े। तो बोलने तो आप नियम जानिए। आप सर अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें, बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे आलोचना सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा, आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। सर मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं, कहाँ क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. You are leveling charges against higher authorities, and only you can speak. Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. Rahul ji, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him to Epstein. Mr. Rahul, no. I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस and तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, Hardeep Puri है, sir. रानी हो, Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the House. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain whatever you are leveling charges against him, so I think so you will not take.
Please. So No. there is a certain businessman Yes. whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. The subject. What file you are taking? No, Epstein file. Please, no, not. How I can allow you? No. No, you are mentioning it is how if any subject is not related with the budget, you can't speak. Please, you can't speak. You can't speak. Rahul, you. So I will tell you what. Well, I will. आप Sir, I अपना will बजट पे ठीक ट्रैक पे Okay, थे sir. अब क्यों Sir, I will- ट्रैक से जा रहे बाहर मतलब you were on Sir, right track sir, you were Speaker, sir. absolutely on right track Sir, and I Speaker, think sir. why you are just Speaker, sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. नहीं I will back down. ये चार्ज है ना ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair if you don't have sometime your even present member of parliament used to occupy this chair Selja Didi Selja is also for Speaker, sir, and you know this we is have absolutely- you have fondness for you. Speaker, You're an Speaker ex-member of has our party. made it. So I Absolutely. will not go very aggressive today. why you are mentioning too much Well, you're a member of our party, sir. Ex-member. ex-member na but And we are fond of you, sir. I'm We here like you. I'm here as a presiding officer But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your मान- heart is here, sir. नहीं मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice here I'm advising you here if I'm advising that you should move on the correct track so I think so still you have time to you should move on correct track So as today, as you are a sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. No, I will not say, sir. नहीं बनेगा ये you are a leader of opposition Okay. और So let me speak, sir. ये please I think so I will not do it, sir. the whole nation is watching you I know. What? I know on that, one that's side- why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying So I will not think you mention. are not ready to avoid the Please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so you have to speak only on budget. I'm अरे बैठिए किसी आप बजट पे बोलिए ना Speaker, sir. There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think nice. what So, Speaker, sir, अब तो so I नहीं- will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने कहा तो था। दीजिए, sir. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, but I do not, sir, this budget that you have. So you and your member have not raised any question. And I believe that day when Piyush Goyal has made a statement on the floor of the House. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर चलिए please. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर Okay, thank you. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर नहीं, kindly conclude. So we have buckled on tariffs, we have handed out our data, given up
control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not saying anything. एक रूलिंग है. आप रिपीट बार-बार एक चीज का हम रिपीट कर रहे हैं. हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना, ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं. सर आपने एक रूलिंग दिया है मिस्टर राहुल सर, बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही इज सेइंग. मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया. हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे. आप फिर से रिपीट किया. दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है. आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है. यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन. व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन. I would urge Honorable Leader of Opposition, because he is the Leader of Opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग. I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी. I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. So you ask for authentication now. You're not giving it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए. आप रखिए अपनी स्पीच को. आपको मिस्टर पलाजियो सर, शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है. ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट. आप उनको बोलिए भाषण. सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था. Speaker. आप कंक्लूड करें. Sir, Speaker, sir, Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात मत करिए. But बोलो तो सर, कंक्लूड तो करने दीजिए सर. conclude करिए. Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations.
I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to. Here you are only making speech No, on but I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. Speaker, sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी, Sir, the जानबूझकर evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already, if you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई किस तरह नहीं Speaker, sir. नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया, और उसके सर. बाद नहीं फिर ले रहे हैं. नहीं लिया, सर. नहीं ये नहीं लिया. लीडर ऑफ अपोजिशन का तरीका नहीं है. आपने शुरू में कहा कि स्पीकर साहब, बोलने तो मैंने दीजिए, खत्म व्यवस्था करता दी, हूं. मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं. आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल. इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था. अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए. आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले. अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है. नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, बोलूंगा सर. बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे. या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे. सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी के बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं. तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है. हाँ, आप भी बोलते रहेंगे. आप Allow him to conclude, sir. देखिए केसी वेणुगोपाल जी, sir. जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे. आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है. आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे. Let me speak. चलिए खत्म करिए. Speaker, sir, I'm concluding. Speaker, sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. One second, please. I have the paper. Now I said to you, one second, I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times, and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Sir, conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly,
our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. माननीय गृह मंत्री जी। सम्मानीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा पर सरकार का जवाब तो कल मैं दूंगा, परंतु अब तक जो चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आज रात के लिए भी देश की जनता में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। तो वो चीजों की स्पष्टता करने के मर्यादित उद्देश्य से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं, मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर
दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कृपया कोई भी एक मिनट मेरा समाप्त तो होने दीजिए, समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर बीच में कैसे करेंगे आप? मैं अभी बैठ जाइए, उसका भी जवाब देता हूं। आपको जवाब चाहिए ना, देता हूं। मान्यवर, कृपया ये बिल के जो इंटरप्रिटेशन है इसको अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं। अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा
कि वृद्धि कैसे करोगे? आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा। मेरा कल समय ले ले, मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है। कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, एक वाकया है कि तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 27 की बात करो, यहाँ हालांकि वो जीतेंगे नहीं, वो अलग बात है, मगर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में ला गया है। मान्यवर, ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के जनमत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है साहब? और अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं। आप सत्ता में बैठे थे, हम कैसे जीतते? मान्यवर, इमरजेंसी डालने के बाद भी जनमत मैनिपुलेट नहीं होता है, इस देश का इतिहास है। और जहां तक लोकतंत्र को खत्म करने की बात करी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं, किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त, जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं है।